तो अब ग्रेविटेशन को देखते हैं। तो न्यूटन का कहना था कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस यूनिवर्स में कहीं भी, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब कि अगर ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये ऑब्जेक्ट 2 है, तो ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 को अपनी तरफ खींच रहा होगा और ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 1 को अपनी तरफ खींच रहा होगा। तो इस जो ये खींच रहा है, इसकी वजह से एक फोर्स क्रिएट होता है। उसी फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अब न्यूटन इसको कैलकुलेट किया, वो कहते हैं कि ये जो फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी G लिख देते हैं इसको, वो है एक कांस्टेंट कैपिटल G। पहला ऑब्जेक्ट मास 1, दूसरा ऑब्जेक्ट मास 2 और दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है इसका, इसी पे मेन फोकस हम लोग करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। एफ जी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है Gm1m2r²। अब जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 को खींच रहा होगा, उसी फोर्स से ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 1 को खींच रहा होगा, क्योंकि अपोजिट रिएक्शन होता है। तो इस समय ये देखें, अब ये फोर्स का एक बहुत ही अच्छा चीज ये है कि ये फोर्स एक फील्ड बनाता है अपने चारों तरफ। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ हो या कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ हो, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कुलर पाथ पे रखा हुआ है, मतलब कि अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो कोई और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो कोई, तो वो दोनों पे सेम फोर्स लगना होगा। क्योंकि R सेम है, दोनों का सेम फील्ड लगना होगा, मतलब एक्सेलरेशन सेम होगा। फील्ड क्या होता है कि फोर्स पर यूनिट मास को फील्ड कहता है, इसको हम E से लिखते हैं। E क्या होता है ये? तो फील्ड होता है, अगर ये है मान लो M1, फील्ड होता है Gm1/r²। फील्ड सेकंड ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है, जो ऑब्जेक्ट फील्ड क्रिएट कर रहा है उस पर डिपेंड करता है फील्ड। तो ये है फील्ड का फॉर्मूला जो हम याद रखेंगे। तो ये है F का, बस यही है, इसमें और क्या है। अब ये जो चीज है Gm1/r², इसका अगर तुम यूनिट देखोगे तो इसका यूनिट आता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि एक्सेलरेशन के इक्वल है। और ये है भी एक्सेलरेशन, क्योंकि जो फील्ड है वो क्या है? फील्ड है Fg/मास, नहीं Fg/m2, और यही तो होता है एक्सेलरेशन। इसी के लिए, और अर्थ के केस में हम लोग इसी को G लिखते हैं, और ये आता है अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कैसे इसको कैलकुलेट किया गया, कुछ चेक करेंगे चीज को। तो अर्थ का जो मास है, जो डेटा हम लोग देख लेते हैं पहले। अर्थ का जो मास है वो है अराउंड 6 into 10⁻21
kg। इसका रेडियस है 6000 अराउंड 6000 किलोमीटर और g का वैल्यू होता है 6.67 into 10 to the power -11। इसका वैल्यू होता है 6.67 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें कि अर्थ का फील्ड क्या है, मतलब जी का वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा, जी मतलब कि फील्ड, इसका वैल्यू होता है gm/r²। तो ये आ जाएगा g की जगह पे आएगा 6.67 into 10 to the power -11 into m की जगह पे क्या आएगा 6.6 into 10 to the power 24 होता है मेरे पास, 21 नहीं होता है, 24 होता है, डिवाइड बाय r², तो 36 into 10 to the power 6। हम सबको सही लिखा है ना, ये किलोमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10 to the power 8 और 6। यहाँ पे ये केजी में अर्थ का मास, इसको हम लोग 10 to the power केजी में होता है ना, सही। तो अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको, तो क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली 36, ये 6 कट गया, आ गया 1.11 approximate into 10 to the power -11 -12, नो 1 आ गया, approximately 11 आया। हम लोग बहुत सारा approximation लिए, इसलिए हम लोग का ये approximately 11.1 आया, जो कि 9.8 के बहुत ही क्लोज है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है, इतना ज़्यादा approximation हम लोग को नहीं रहना चाहिए था। तो ये है पॉइंट। कोई भी अगर तुमको किसी भी चीज का m दिया होगा और r दिया होगा रेडियस, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना उसका g है, तो कितने जोर से उसका एक्सीलरेशन और कितना एक्सीलरेशन क्रिएट करेगा वो। देख रहे हो, कोई भी ये जो हम लोग भी निकाले g का वैल्यू, फील्ड का वैल्यू, तो कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग चाहे उसका मास कितना भी हो, अगर ड्रॉप कर देंगे अर्थ की तरफ, तो उस पे सेम एक्सीलरेशन लगेगा और इसी के लिए दोनों सेम टाइम पे नीचे गिरेगा। ये है पॉइंट। लेकिन जो हम लोग अभी निकाले वैल्यू, अर्थ का 9.8 ही आता है, वो जो है अगर फिर से निकालना होता हम लोग, तो 9.8 जो है ये अर्थ के सरफेस पे है, क्योंकि हम लोग रेडियस की जगह पे अर्थ का रेडियस लिया था। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के रेडियस से h हाइट ऊपर पे होगा, तो उसके लिए g कितना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम लोग अब ये निकालते हैं क्या होगा भाई। तो उसके लिए फील्ड क्या हम लोग लिखेंगे, फील्ड लिखेंगे हम लोग E, कितना लिखेंगे, कैपिटल G
m1, तो m बाई आर स्क्वायर। अब ये है आर स्क्वायर और आर कितना है अभी, ये है रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट का स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट का स्क्वायर। तो ये कितना, यही है मेन इसका पॉइंट। मतलब कि अगर तुम रेशियो देखोगे तो अर्थ का ओरिजिनल E1 बाई, अगर हाइट h पे है रखा हुआ E2, तो उसका रेशियो आता है ये प्लस हो जाएगा और नीचे में RE का स्क्वायर बचेगा, जो कि हम लोग को देगा 1 प्लस h बाई RE का स्क्वायर। ये हम लोग को एक रेशियो मिलता है। अगर तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करना चाहोगे तो यहाँ पे सीरीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जी एम और RE प्लस h को ऊपर ले आए, मैथ का फॉर्मूला का इस्तेमाल किया। पावर अगर माइनस में है तो उसको 1 बाई लिख सकते हैं। और हम लोग इसको सीरीज का एक्सपेंशन कर देते हैं कुछ। इसका एक्सपेंशन क्या होता है कि इसमें से पहले RE को बाहर निकाल दो, जी एम बाई RE का स्क्वायर बाहर निकाल दिए, बच गया 1 प्लस h बाई RE टू द पावर -2। इसीलिए एक्सपेंशन करेंगे इसका तो हम लोग को मिलता है कुछ। देखो उतने डिटेल में नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, ग्रेविटेशन में और कुछ है नहीं, बस एक फॉर्मूला इम्पोर्टेंट था और फील्ड इम्पोर्टेंट था। तो अब कुछ ऑब्जेक्ट जैसे होता है। अब ये जो चीज था ये न्यूटन कहा था कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए ये फॉर्मूला है, यह स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला है। कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला लगता है, ये चीज है। अब देखो, अब कोई भी फील्ड फोर्स होता है ना, उसका एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी होता है कि वो अपने चारों तरफ पोटेंशियल क्रिएट करता है। पोटेंशियल एनर्जी उसी से क्रिएट होता है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है तो ये अपने चारों तरफ ये फील्ड क्रिएट किया, ठीक है, ये है इसका फील्ड। अब इस फील्ड की वजह से इसका एक पोटेंशियल होता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से पोटेंशियल होता है माइनस जी एम बाई आर। और पोटेंशियल एनर्जी निकालना होता है तो वो लिखता है पोटेंशियल इनटू मास, जिस मास का निकालना है पोटेंशियल एनर्जी, तो ये है पोटेंशियल। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट m है, m1 डिस्टेंस r पे, उसका पोटेंशियल हो जाएगा माइनस जी एम m1 बाई आर। अब पोटेंशियल एनर्जी असल में हम लोग मान लेते हैं कि इंफिनिटी पे 0 है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इंफिनिटी पे 0 हो। ये हम लोग फॉर्मूला तब लिख रहे हैं जब हम लोग मान लिए कि इंफिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाद में कभी और जब हायर डिटेल में पढ़ेंगे इसको तो चर्चा करेंगे इस बारे में। ये है चीज कुछ जो इम्पोर्टेंट है। अब देखो, अब जैसे कोई क्वेश्चन किया जाए थोड़ा, तो क्वेश्चन में क्या करो, हाँ मान लो कि कोई एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। अब इसका एक मस्त बात ये है, इसकी प्रॉपर्टी ये है कि यहाँ ओरिजिन पे रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट जिसका मास है m। फिर यहाँ पे एक यूनिट डिस्टेंस आगे बढ़ेंगे अगर, तो यहाँ रखा हुआ है दूसरा ऑब्जेक्ट, इसका मास भी है m।
और यहाँ पे रखा हुआ है तीसरा ऑब्जेक्ट, इसका मास भी है m। तुमको बताना है कि अगर यहाँ पे कोई चौथा ऑब्जेक्ट रखा होगा m1 मास का, तो उस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा इस ऑब्जेक्ट पे, F कितना लग रहा होगा, इसको R मान लो। ये हर एक डिस्टेंस जो है ये R दिया हुआ है हमारे पास। तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स होगा सारा फोर्स का सम, और सारा के सारा फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है। हम लोग को फोर्स को वेक्टर क्वांटिटी में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो पहला पॉइंट मास की वजह से क्या होगा फोर्स, उसके वजह से फोर्स हो जाएगा जी एम इंटू m1 बाई 3r का स्क्वायर, क्योंकि 3r डिस्टेंस दूर है वो। फिर दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से कितना होगा जी एम m1 बाई 2r का स्क्वायर। तीसरे फोर्स की वजह से क्या होगा जी एम m1 बाई आर स्क्वायर। तो यही हो गया तो आर टोटल फोर्स इस डायरेक्शन में। अब मान लो हम थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करें, हम लोग फोर्स को ऐसे अगर लिख देते हैं, मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स और वाई एक्सिस ये दोनों, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कुछ डिस्टेंस r पे यहाँ पे, और दूसरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कुछ डिस्टेंस r पे यहाँ पे। तुमको बताना है कि इसके वजह से ऑरिजिन में रखा हुआ ऑब्जेक्ट को, ये दोनों का मास m है और इसका मास m1 है। तुमको बताना है कि ऑरिजिन पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे ये फोर्स से ये वेक्टर है, वेक्टर को अलग अलग डायरेक्शन में है, तो हम लोग को वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा दोनों का फोर्स निकाल के। तो इसके बीच जो फोर्स लग रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट इसको इस साइड खींच रहा होगा, ये फोर्स कितना आएगा, तो ये फोर्स आएगा जी एम m1 बाई आर का स्क्वायर। किस डायरेक्शन में, तो I के डायरेक्शन में, वेक्टर में लिख दिया इसको, प्लस ये है मेरा पहला फोर्स का कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट क्या है, तो ये भी वही है जी एम m1 बाई आर का स्क्वायर, और ये किस डायरेक्शन में है, तो J डायरेक्शन में है। तो यही हो गया फोर्स हम लोग का जो हम लोग को मिल रहा है। ये कोई पूछे कि नेट फोर्स कितना है, ये किस डायरेक्शन में मूव करने का टेंडेंसी रखता है अगर रेस्ट पे है तो, या किस डायरेक्शन में एक्सीलरेट कर रहा है, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। वेक्टर फोर्स पता है हम लोग को, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, तो ये होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वेक्टर एडिशन। यहाँ पे x है ये वाला चीज, y है ये वाला चीज, तो हम लोग डाल देंगे फॉर्मूला बाई आर स्क्वायर का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वाला को लिख दिया यहाँ पे। अब इसको यहाँ लिखेंगे प्लस जी एम m1 बाई आर स्क्वायर। इसको सॉल्व थोड़ा कर लें तो ये आ जाएगा 2 इंटू, दो बार आया ना चीज, जी एम m1 बाई आर स्क्वायर का स्क्वायर। अब इसमें से √2 अंदर ही रह जाएगा, ये स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा। हम लोग के पास बचेगा क्या,
जी m1 बाई आर स्क्वायर और √2। ये हम लोग का आ गया फोर्स। अब ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल पे है। ये फोर्स का वैल्यू इतना रहेगा और tan थीटा हम लोग निकाल सकते हैं इसका, वो होता है y/x। तो ये वाला बाई ये वाला दोनों सेम क्वांटिटी है इसलिए 1 आ गया। किस चीज का tan थीटा 1 होता है, 45 डिग्री का, तो 45 डिग्री पे ये फोर्स लग रहा होगा, तो निकाल लिए। मतलब ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में होगा। ये था कुछ चीज जो हम सीखे। अब थोड़ा पोटेंशियल पे भी एग्जांपल देख लेते हैं, पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तुमको बताना है कि कितना पोटेंशियल होगा r डिस्टेंस पर। अगर एक और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दोनों की वजह से यहाँ पे क्या पोटेंशियल होगा। ये डिस्टेंस दिया हुआ है r1, ये डिस्टेंस दिया हुआ है r2, ये दोनों के बीच का एंगल है थीटा। अब मस्त बात ये है ना कि पोटेंशियल जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल वेक्टर नहीं है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी इसलिए हम लोग डायरेक्टली निकाल के इसको प्लस कर सकते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट का मान लो मास है m1, इसका मास है m2, तो m1 की वजह से क्या पोटेंशियल होगा, तो -g m1 बाई r1, और इसके वजह से क्या होगा, तो -g m2 बाई r2। तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया, दोनों को प्लस कर देंगे, -g m1 बाई r1 -g m2 बाई r2। यही हो गया, इसी में हम लोग कुछ किसी हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका हम लोग देखेंगे क्या फॉर्मूला होता है, और ये भी अब जान ही लिए और कुछ नहीं बचा कंप्लीट। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो हम बताना भूल गए थे, वो ये है कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट, और इस पे हम लोग को बताना है कि कुछ हाइट h पे कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो वो हम लोग तुरंत निकाल लेते था। सेम फॉर्मूला लगाना है। अगर ये हाइट h है तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से वहाँ क्या होगा, r, टोटल हो जाएगा r प्लस h। और सेम फॉर्मूला gm बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे gm बाई, अगर फील्ड निकाल रहे हैं तो ये आ गया r प्लस h का स्क्वायर, r ही लगाया था टोटल, ये है। लेकिन अगर ये हम लोग ऊपर की तरफ निकाला तो सही है, नीचे की तरफ अगर निकालते हैं ना, मतलब कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इस पे नीचे की तरफ हाइट h पे अगर तुमको निकालना है कि कितना फील्ड है, तो ये सिंपल फॉर्मूला से नहीं निकलता है। ये डिस्टेंस r होगा मान लो, ये निकलता है कि फील्ड जो है इसका ये होता है gm बाई, और जो भी ऑब्जेक्ट के अंदर है उसका रेडियस का q इनटू जितना डिस्टेंस वो नीचे है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, gm बाई आर क्यू इनटू डिस्टेंस r माइनस h। ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो तुमको फोर्स निकालना है, तो
फील्ड लो और जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में जाएगा GM_M1 by R³ into R minus H। सही है। ये अगर तुम अप्रोक्सीमेट लिखना चाहोगे ना तो अप्रोक्सीमेट कितना आना चाहिए, अप्रोक्सीमेट कुछ आ जाएगा GM by R² 1 minus 2H by R। लेकिन ये अप्रोक्सीमेट है, एक्यूरेट तो ही होगा तब भी, लेकिन अगर कहीं निकालने में तुमको गड़बड़ी हुआ तो ये अप्रोक्सीमेट से निकाल सकते हो, या कहीं डिपेंड करता है जहाँ तुमको लगे वहाँ पे काम चला लो इससे। इसमें भी देखेंगे तो ये अगर R² रिडक्शन लिखेंगे तो 1 minus H by R आ जाएगा, यहाँ 2H by R आ रहा है। तो ये ऊपर के लिए है, ये नीचे के लिए, दोनों के लिए अलग फॉर्मूला रहता है। क्यों रहता है ये हम लोग के स्कोप से बाहर है।